नमस्कार, एक बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत डिस्कस करेंगे, जो आपके अधिगमों के सिद्धांत हैं उनमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और पेडागोजी में भी यह महत्वपूर्ण सिद्धांत रहता है आपके। इसमें से आपके सभी शिक्षक भर्तियों में प्रश्न आते ही आते हैं, यानी कि ये सभी शिक्षक भर्तियों हेतु उपयोगी सिद्धांत है। और इसको आखिर में मैं बताऊँगा कि इस सिद्धांत के संपूर्ण जो PDF है ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थॉर्नडाइक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था इसका नाम था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या SR थ्योरी। इसके अन्य उपनाम भी हैं, वो हम आगे देखेंगे। SR थ्योरी को स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी कहते हैं। स्टिमुलस कहते हैं उद्दीपक को, रिस्पांस कहते हैं अनुक्रिया को। उद्दीपक और अनुक्रिया क्या होते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया था, जो कि एक पशु मनोवैज्ञानिक थे और विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री भी थे। इन्होंने 1898 में पहली बार प्रयास त्रुटि का सिद्धांत या उनके ऊपर विचार दिया था और 1890 से 1913 ईस्वी के बीच अनेक जंतुओं पर उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। आखिर में वो 1913 ईस्वी में सफल हो पाए और इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ये जो 1913 ईस्वी में सिद्धांत दिया था ये उन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली लेने का मुख्य कारण ये था कि भूखी बिल्ली जल्दी से अनुक्रिया कर पाएगी और उन्होंने उद्दीपक के रूप में मर्द मछली ली। उद्दीपक क्या होता है अब यहाँ पर समझते हैं। उद्दीपक इस प्रकार से समझे, एक उदाहरण के माध्यम से। आपके घर के बाहर एक कुत्ता खड़ा है और आप अपने हाथ में रोटी लेकर घर से बाहर निकलते हैं, तो कुत्ता आपके हाथ में रोटी देकर आपकी तरफ भाग कर आता है। जो कुत्ता आपकी तरफ भाग के आया इसको हम कहेंगे अनुक्रिया, और अनुक्रिया जिस कारण से की है उसी को हम उद्दीपक कहेंगे। यानी कि अनुक्रिया किस कारण से की है, यहाँ पर आपके हाथ में रोटी देकर रोटी की तरफ वो भाग गया है, तो यहाँ पर उद्दीपक आपका रोटी है। इसी प्रकार से यहाँ पर रोटी को उद्दीपक कहेंगे। और इस सिद्धांत में उन्होंने उद्दीपक के रूप में मर्द मछली ली ताकि उसकी दुर्गंध से बिल्ली जल्दी से अनुक्रिया कर पाए। बिल्ली को पजल बॉक्स में डाला था। पजल बॉक्स की संरचना इस प्रकार से थी, यहाँ पर एक डोर था जो कि एक रस्सी के द्वारा बंधा हुआ था इस लीवर के साथ में, और बाहर एक मर्द मछली रखी गई थी कटोरे में, और यहाँ पर एक जालीनुमा संरचना थी ताकि यहाँ से इसकी दुर्गंध इसके नाक में जा पाए। उसके बाद में बिल्ली को इसके अंदर डालने के बाद में कुछ समय बाद में इस बिल्ली को इस मछली की दुर्गंध जाने के बाद में इसके मन में एक इच्छा हुई कि इसको खाने की, और इसने पूरे इस बॉक्स में इधर उधर भागना शुरू किया, अपनी क्रिया करना शुरू किया, अनुक्रिया करना शुरू किया। लेकिन इस बॉक्स को ये खोल नहीं पाई। काफ़ी इसने प्रयत्न किए, प्रयास किए, त्रुटियां की। इसी कारण से इस सिद्धांत को प्रयास, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसने चारों कोनों में भागते हुए काफ़ी कोशिश करने के बाद में एक दफ़ा इसका पैर इस लीवर पर गया और यहाँ से ये बॉक्स खुल गया और इसने बाहर आकर इस मछली को खा लिया। अगले दिन वापस से थॉर्नडाइक ने इसको वापस इसी बॉक्स में डाला, बिल्ली को फिर से यहाँ पर इसी सेम प्रक्रिया दोहराई। इसके देखते हुए इस बिल्ली ने एक अनुक्रिया या अनुबंधन किया इस लीवर के साथ में। काफ़ी दिनों के अंदर बात करने के बाद में इसने देखा कि इसी एक कोने में एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं अपना पैर रखती हूँ, तो यहाँ से ये दरवाज़ा खुल जाता है। तो इन्होंने काफ़ी दिनों तक इस सिद्धांत को दोहराया, तो इन्होंने देखा कि जब भी इस बिल्ली को अंदर डाल रहे हैं तो इस लीवर पर पैर रख कर ये जल्दी से बाहर आकर इस मछली को खा ले ली थी। इसी को ही इस लीवर के साथ जो अनुबंधन या जो संयोजनवाद हुआ था, इसी कारण से इस सिद्धांत को संबंधवाद या संयोजनवाद या बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत पर इन्होंने कहा कि ठीक उसी प्रकार जो बालक है किसी सही दिशा में निरंतर प्रयास करता है तो वह किसी भी कार्य या व्यवहार को सीख सकता है। इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि ये बिल्ली एक मंदबुद्धि प्राणी थी, फिर भी इसने इस पजल बॉक्स से बाहर निकलकर अपने जज्बे के साथ में, अपनी प्रेरणा के साथ में बाहर निकलकर, अपनी रुचि के साथ बाहर निकलकर इस मछली को खाया था। उसी प्रकार से कोई भी बालक यदि सही दिशा में निरंतर प्रयास करे तो वह अपने कार्य में या व्यवहार में को सीख सकता है या उसको सफलता प्राप्त कर सकता है। उद्दीपक व अनुक्रिया सिद्धांत के उपनाम क्या थे, इसमें प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका मैंने आपको समझाया था कि वो उसने बार बार प्रयास किए, बार बार त्रुटियां की, इसलिए इसको प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी इसी कारण इसको कहते हैं। और इसने लीवर के साथ में एक संबंधवाद या संयोजनवाद कर लिया, इसीलिए इसको संयोजनवाद संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसने बंध बना लिया था, इसलिए इसको बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। और हर्ष व दुख का सिद्धांत इसलिए कहते हैं, इसने बहुत सारे प्रयास व प्रयत्न किए थे, लेकिन वो जब बॉक्स नहीं खुल रहा था उसको दुख हुआ, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद उसको सफलता प्राप्त हुई तो उसको आनंद हुआ, यानी हर्ष हुआ। इसी प्रकार से थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के सिद्धांत थे। इन्होंने दो प्रकार के नियम दिए थे, एक मुख्य नियम था, एक गौण नियम था। मुख्य नियम में इन्होंने
कुल 3 नियम दिए थे और गौण नियम में इन्होंने 5 नियम दिए थे। मुख्य नियम में कौन कौन से नियम देंगे इनको हम पहले ब्रीफ में देखेंगे और फिर आकर विस्तार से रूप में देखेंगे। सबसे पहले था तत्परता का नियम, जिसका उपनियम था रुचि का नियम। अगला है अभ्यास का नियम, जिसका उपनियम है उपयोगी अनुपयोगी का नियम। प्रभाव का नियम, जिसमें संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। और गौण नियम है बहुप्रक्रिया नियम, आंशिक अनुक्रिया, सादृश्यता, मानसिक विन्यास का नियम, साहचर्य व्यवहार का नियम। इस प्रकार से नियम दिए थे। अब मुख्य नियम में सबसे पहले नियम है तत्परता का नियम की बात करते हैं कि तत्परता का नियम ये कहता है कि मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहना। अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य के प्रति आपके मन में एक रुचि होनी चाहिए या उसके प्रति तत्परता यानी कि एक्टिव आप उस कार्य के प्रति होने चाहिए, तभी उस कार्य को आप कर पाएंगे। उदाहरण के माध्यम से समझें कि किसी किसान को आप पकड़कर खेत में लेके जा सकते हो, लेकिन उस खेती करने के लिए उसे बाध्य आप नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार किसी घोड़े को आप तालाब पर पानी पिलाने के लिए लेके जा सकते हो, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। उसकी इच्छा होगी तभी वो उस पानी को पिएगा। अगला बात है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये कहता है इस नियम के अनुसार किसी भी व्यवहार को प्राणी में सकारात्मक बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे आप समझे कि एक बालक को भी जितना अधिक अभ्यास करवा सकता है तो उस बालक के व्यवहार में उतना ही सकारात्मक परिवर्तन आता है। इसके 2 उपनियम है, इसमें एक है उपयोगी अभ्यास का नियम और एक अनुपयोगी। उपयोगी ये कहता है कि किसी भी कार्य को आप निरंतर यानी कि उसका अभ्यास करेंगे तो वो आपके मस्तिष्क में उसके उपयोगिता आपकी निश्चित हो जाती है। जिस प्रकार से आपने किसी मोटरसाइकिल को सीखने के लिए निरंतर अभ्यास किया तो उसके प्रति आपके दिमाग में एक ऐसा बैठ गया कि मोटरसाइकिल को इस प्रकार चलाते हैं और आपने अभ्यास किया तभी हो पाया। जब आप अभ्यास नहीं कर पा रहे थे तो वो आपके लिए अनुपयोगी था, और अभ्यास किया तब आपके लिए मोटरसाइकिल चलाना सीखे तो ये आपके लिए उपयोगी हो गया। अगले उदाहरण से समझें कि कोई भी टीम है तो वो अपना प्रदर्शन तभी अच्छा कर पाती है वो जब निरंतर वो अभ्यास करती है। जब अभ्यास निरंतर नहीं कर पाती है तो उसका जो प्रदर्शन होता है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता है। अगला नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ये कहता है कि मनुष्य के जीवन में कोई भी कार्य हो या कोई भी बालक के ऊपर कोई भी कार्य होगा तो उस कार्य में उसको एक संतोष या असंतोष प्राप्त होगा। संतोष जब प्राप्त होगा जब उसमें उस कार्य के प्रति उसको सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, तभी वो संतोष से उसको संतुष्ट प्राप्त होगी या संतोष प्राप्त होगा। और अगर किसी कार्य को करते वक्त उसमें असंतोष हो जाता है यानी कि उसमें नेगेटिविटी आ जाती है तो उसमें दिल में असंतोष हो जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझें कि छोटे बच्चे जो कि दादा दादी के पास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको जाने पर एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, यानी कि वो छोटी मोटी गलतियाँ कर देते हैं फिर भी उनको छोड़ दिया जाता है तो उनके लिए एक संतोष की भावना प्रकट हुई कि वहाँ पर जाने पर हमारे को सुरक्षा मिलेगी और हम वहाँ पूरा आनंदमय रूप से रह सकते हैं। अगला है कि आप एक प्रतिभागी बार बार शिक्षक भर्ती में अपना भाग्य आजमाता है क्योंकि उसको संतोष की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। उसका टारगेट है शिक्षक बनना और उसको अभी तक संतोष की प्राप्ति नहीं होती, वो बार बार उस कार्य को कर रहा है। इसी को हम प्रभाव का नियम कहते हैं। 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक संतोष और एक असंतोष का प्रभाव। अगले गौण नियमों की बात करें तो ये आपके टोटल 5 हैं। सबसे पहला है बहुप्रक्रिया का नियम। ये नियम ये कहता है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करना चाहिए। एक व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल होने के लिए या कार्य को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करना चाहिए या भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के माध्यम से समझें कि एक प्रतियोगी विद्यार्थी एक परीक्षा में सफल होने के लिए कोचिंग या पाठ्य पुस्तकें या बहुत सारे साधनों का उपयोग करता है तभी वो उसमें सफल हो पाता है। और किसी भी आप कोई क्वेश्चन कर पाते हैं तो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो उस क्वेश्चन के संबंधित आप अलग अलग गाइडों का उपयोग करते हैं। ये भी आपका बहुप्रक्रिया का नियम हो गया। यानी कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो और उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हो तो अलग प्रक्रिया को आप ले सकते हो और जो गलतियां आपने की उनका अनुभव भी आप अपने साथ में रखकर किसी अलग विधि से उस कार्य को आप पूरा कर सकते हो। आंशिक अनुक्रिया का नियम। ये नियम ये कहता है कि किसी भी कार्य को अंशों में या छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके करना चाहिए। ये जैसे कि शिक्षक अपना पाठ्यक्रम करवाते हैं या कोई भी पाठ्यक्रम कराते हैं तो छोटे छोटे अंशों में पूरा पाठ्यक्रम करवाते हैं, यानी कि इकाई दर इकाई अपना कार्य पूरा करवाते हैं। ये आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो। और उसी प्रकार से अगर आप अपनी प्राथमिक कक्षाओं में आपने किताब पढ़ना सीखा हो तो भी आपने एक छोटे छोटे अंशों में एक छोटे छोटे खंडों में कार्य किया तब जाकर आपने किताब पढ़ना सीखा।
और आप इसी प्रकार से गणित की बात करें तो सबसे पहले आप गणित में आप जो गिनती होती है उसको बोलना सीखते हो, फिर उसको लिखना सीखते हो, फिर जोड़ बाकी गुणा भाग, इस प्रकार से छोटे छोटे आंशिक रूप से आप अनुक्रिया करते हुए अपना कार्य को करते हो और एक दिन ऐसा आता है कि आप पूरे रूप से परिपक्व हो जाते हैं उस कार्य के प्रति, इसलिए इसको आंशिक अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला नियम है सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। इसे कहते हैं किसी कार्य को आत्मसात कर लेना, यानी कि किसी घटना या किसी कार्य को आपने देखा और उसी कार्य को वापस कहीं पर दूसरी जगह उस कार्य को दोहराना। यानी कि कभी कभार आपने बचपन में ऐसा किया होगा कि विद्यालय में टीचर कुछ प्रतिक्रिया कर रहे थे, वो प्रतिक्रिया आप अपने मित्रों के सामने दोहराते हो, इसी को आत्मसात भी कहते हैं। या फिर कहीं आप शादी में गए और वहाँ पर कुछ आपने खेल खेला और उसी खेल को आपने आत्मसात कर लिया, वापस अपने मित्रों के साथ खेल रहे हो। या फिर आप अपने ननिहाल गए और एक ननिहाल पर एक बच्ची अपनी नानी को कुछ बनाती हुई देखती है और उसी कार्य को वापस अपने घर पर आकर अपनी मम्मी के साथ उस कार्य को दोहराती है, इसी को ही हम सादृश्यता अनुक्रिया या आत्मसात का नियम भी कहते हैं। अगला है मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास का नियम ये कहता है कि जैसी आपकी मानसिकता होगी वैसा ही आपका परिणाम आएगा। अगर आपकी पॉजिटिव मानसिकता होगी तो आपका परिणाम भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगी तो आपका नेगेटिव आएगा। अगर आप सोचते होगे किसी कार्य के प्रति आप अपनी मानसिकता नेगेटिव रखते हो तो आपका उसका परिणाम भी अवश्य नेगेटिव ही मिलता है। अगला है साहचर्य व्यवहार का नियम। साहचर्य का अर्थ है साथ रहना, साथ रहकर किसी के साथ में उसके व्यवहार को ग्रहण करना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी बुरी आदतों के व्यक्ति के साथ में कोई अच्छा आदत वाला व्यक्ति रहता है तो उस आदमी में कुछ बुरी आदतें भी ग्रहण हो जाती हैं और कुछ बुरा जो आदतें वाला व्यक्ति है उसमें कुछ अच्छी आदतों का विकास होने लगता है। ये होता है कि साथ रहकर उसके व्यवहार को ग्रहण करना। अगले आप बात करते हैं कि इस सिद्धांत का आपके कक्षा उपयोगिता क्या है। तो इस सिद्धांत को जो है आपके मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, यानी कि मंदबुद्धि बालकों को अगर आप वो कार्य में गलतियां करते हैं तो उनको कहिए कि जो उन्होंने त्रुटि की है उस त्रुटि के बारे में उन्हें समझा सकते हैं और समझाकर उनके बार बार पुनर्बलन देकर उस कार्य के प्रति उन्हें वापस मोटिवेट कर सकते हो और उस कार्य के प्रति वो एक सजग हो पाते हैं। और इसके आप अभ्यास में महत्व का स्पष्टता की है, यानी कि बच्चों को आप उसमें अभ्यास करने के लिए उनके अभ्यास करने से क्या फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में बताकर उनसे निरंतर अभ्यास करवा कर जो चीज़ उनकी कमज़ोर है उसको आप बेस्ट बना सकते हो। अगला है सिद्धांत व्यक्ति की मानसिक सकारात्मक पर बल देता है, यानी कि उसकी सकारात्मक मानसिकता रखते हैं तो आपको परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे। ये उनको इस प्रकार से मोटिवेट करके या उनको मानसिकता के रूप में अच्छे से बताकर आप उनको पुनर्बलन या उनका अधिगम अच्छे से कर सकती हो। ये सिद्धांत प्रयास व त्रुटि को सीखने पर बल देता है, यानी कि अगर आप कोई बच्चा गलती करता है तो उससे कहिए कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए, त्रुटियां होती रहती है और एक दिन आप अवश्य सफल हो पाएंगे या जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव कर पाएंगे। ये भी हमारे को एक सीखने पर बल देता है। ये सिद्धांत साहचर्य व्यवहार से सीखने पर बल देता है, यानी कि ये सिद्धांत ये कहता है कि आप साथ रहकर सीखिए, यानी कि अच्छे गुणों वाले व्यक्ति के साथ अच्छे व्यक्ति रहते हैं तो और भी अच्छे गुण प्रकट होते हैं। और अगर बुरे व्यक्ति गुणों वाले व्यक्ति अगर अच्छे व्यक्तियों के साथ में बहुत सारे रहेंगे तो वो भी उन अच्छे गुणों वाले व्यक्तियों को देखकर अच्छे गुण अपनाने की कोशिश करेगा। तो इसे साहचर्य व्यवहार में यह सीखने का बल देता है। और ये सिद्धांत कार्य को भिन्न प्रकार से अनुक्रिया करने पर भी बल देता है, यानी किसी कार्य को आप अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हो। कोई भी आप निश्चित प्रक्रिया से करना ये आवश्यक नहीं है, आप जो चाहे उस अलग अलग प्रक्रिया से कर पाएंगे, लेकिन उसका जो मेन मोटिव है वो वही का वही रहना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये सिद्धांत था। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आगे बात करते हैं कि अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आप दाब पढ़ाई लिख सकते हो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सेशन देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।